Hello and warm welcome to Mindcrest Academy, where every word finds its expression and I invariably try to elevate your excellence to precision. So, in this particular class, I will teach you tense because an introduction video has already been made, which most of the students have already watched. So, in this particular class, I am just going to teach you something that can be extremely productive in your life when you start learning English language. Because the chapter I am talking about right now in grammar is tenses. Without learning tenses, you can barely learn English language. So this is called the backbone of English. आज मैं टेंस के विषय में पढ़ाने वाला हूँ. मैं हिंदी में बोल देता हूँ. टेंस में शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा. अभी फिलहाल शॉर्टकट में पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, जिनका एग्जाम है, बहुत कम समय में टेंस को सीख सकते हैं. क्योंकि टेंस एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ टेंस से रिलेट नहीं करता है, बल्कि मल्टीपल पार्ट्स ग्रामर के हैं. जैसे वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, डिग्री हो गया या फिर क्वेश्चन टैग हो गया. ये सभी चैप्टर कनेक्ट करता है टेंस से. ना तो नरेशन सही से बना सकता है, ना ही वॉइस सीख सकता है, और ना ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन बना सकता है. तो ये चैप्टर सीखने के लिए सबसे पहले टेंस सीखना पड़ेगा. अगर टेंस सीख लेता है तो उस विद्यार्थी को इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर होता है सारे बन जाएंगे, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सारे के सारे बन जाएंगे. टेंस सिर्फ किसी क्लास के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेंस को सीखना. क्योंकि टेंस सीखने के लिए वर्ब चाहिए, क्योंकि टेंस का कनेक्शन वर्ब से है. जिन स्टूडेंट्स को वर्ब आता है अच्छी तरह से, वो टेंस सीख सकते हैं. तो मैं इसको शॉर्टकट में ट्रेडिशनली 3 प्रकार के टेंस हुआ करता है. ट्रेडिशनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस. ट्रेडिशनली 3 प्रकार के टेंस होते हैं, जो बहुत सारे बच्चे पहले से भी जानते होंगे. प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, और फ्यूचर होता है. ये ट्रेडिशनली टेंस के काइंड्स हैं. 3 प्रकार के टेंस होते हैं पारंपरिक रूप से: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. जैसे कि प्रेजेंट टेंस है पहला, तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं. पहला नंबर पे है सिंपल प्रेजेंट टेंस. देखो, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेंगे, उतना डिटेल्स में नहीं, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ. जैसे कि जो स्टूडेंट्स, आजकल के बच्चे हर चीज़ शॉर्टकट में सीखना चाहते हैं, इसलिए कम समय में मैं शॉर्टकट तरीक़े से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि ज़्यादा लंबा समय वीडियो देखने में लगे नहीं. सिंपल प्रेजेंट में ये समझना है कि मैंने पहले बता रखा है कि टेंस को समझने के लिए वर्ब्स को समझना ज़रूरी है. जैसे कि हम जानते हैं कि जो वर्ब्स होते हैं, इनके 5 रूप होते हैं: V1, V2, V3, V4 और V5. मतलब ये 5 ही रूप है जिनका प्रयोग हर टेंस में अलग अलग रूप का प्रयोग होता है. तो ये याद रखना है कि किस टेंस में वर्ब के कौन से रूप लगते हैं. और यहाँ पे ये समझना है कि वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो 2 + V1 होता है, जिसको कहते हैं इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव है 2 + V1 ही सारे वर्ब को जन्म देता है, और रूट, जिसको हम रूट या बेस फॉर्म कह सकते हैं किसी वर्ब का, वो इन्फिनेटिव होता है 2 + V1. तो यही 5 रूप है जिनका प्रयोग सभी टेंस में होंगे. अलग अलग टेंस में अलग अलग रूप लगते हैं. तो ये समझना है कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब के कौन से रूप लगेंगे. तो भाई इसमें ये समझ लेना है कि V1 और V5 लगेगा. वर्ब का पहला रूप या तो 5वां लगता है सिंपल प्रेजेंट में. पहला रूप होता है कि जो बेस फॉर्म से निकल के आता है, मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, या फिर 5वां जो रूप होता है. 5वां रूप में क्या करते हैं हम, पहला रूप जो होता है उसमें एस या एस लगा देते हैं. यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या इस जोड़ने से V5 बनता है. तो ये याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब्स के 2 रूप लगते हैं, या तो V1 होना चाहिए या V5 लगना चाहिए. अब ये भी जरूरी है कि V1 और V5 कहाँ पे लगना चाहिए.
तो ये ज़रूरी है कि जो अगर आई रहा सब्जेक्ट में, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम यानी प्लूरल नाम रहो, एक से अधिक नाम, तो इन सब के साथ आपको लगाने हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट और एक नाम आता है तो इन सब के साथ V5 लगना है। मतलब अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात करी जाए तो अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, यदि इनमें से कोई एक होगा तो फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब्स में एस या ईएस लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट के जो वर्ब्स लगते हैं उसके विषय में। अब मैं बता रहा हूँ इसका प्रयोग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, क्योंकि एग्जाम में यूज पूछा ही जाता है। देखो भाई, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रयोग, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज पूछे ही जाते हैं, खासकर बिहार बोर्ड के एग्जाम होता है उसमें तो पूछा ही जाएगा। इसलिए मैं बता दूं पहले यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर क्या कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सली प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, इसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये बात यूनिवर्सली करेक्ट है और सच है। इसीलिए यहाँ जो वर्ब का प्रयोग किया हमने V5, मतलब V5 लगा, इससे हमें पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट के वर्ब है। तो जब भी कोई बात पूरे ग्लोबली अगर प्रूवन है, वो सच है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग स्पेसिफिकली करते हैं। जैसे हम ये कैसे, दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। इसी कारण से हम इसको सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर भी V5 का प्रयोग हुआ है। तो इतना समझना है कि जो बात सच है यूनिवर्सली, उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाए जाते हैं। दूसरा ये है कि प्रेजेंट टाइम में हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए, भाई जो बात अगर प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार, चाहे 2 दिन के बाद रिपीट हो या फिर कह सकते हैं 4 दिन के बाद रिपीट हो, लेकिन रिपीट होकर हो रहा है, तो रिपीटेड एक्शन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट में कुछ शब्द है जिसका प्रयोग करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। कुछ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो मैं बता रहा हूँ, इन्हें ध्यान रख लेना है। ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो बच्चे एडवर्ब्स जानते होंगे, जैसे एडवर्ब्स 10 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है। मैं सारे चैप्टर डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये खास करके जिनकी एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं जिसमें काम रिपीट होकर होता रहता है, मतलब चाहे महीना में रिपीट हो या फिर सप्ताह में हो या हर रोज हो, लेकिन रिपीटेड एक्शन को रेफर करने के लिए हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। इनमें से जो शब्द है जो फ्रीक्वेंसी को बताएगा, जैसे ऑलवेज आ सकता है, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेगुलरली, हैबिचुअली, यूजुअली, डेली, एवरीडे, एवरी वीक या एवरी मंथ। अगर एवरी वर्ड लगा हुआ है और उसके साथ मंथ, वीक या ईयर लगा हो तो ये सारे फ्रीक्वेंसी को बताता है, जिसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में होता है।
जैसे इसमें और हो सकता है वंस अ वीक, या वंस अ ईयर भी हो सकता है, या वंस अ मंथ भी हो सकता है। तो ये शब्द है जिसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग होता है इनका, और ये हैबिचुअल एक्शन को रेफर करने के लिए होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में इनमें से कोई शब्द हो तो हमें डायरेक्टली समझ जाना है कि उस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे ही डॉट है टू टेम्पल एवरी डे। तो यहाँ पर एवरीडे फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। इससे हमें पता चल गया कि इसमें जो वर्ब आएगा सिंपल प्रेजेंट का, और हमने बता दिए पहले कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब के किस रूप का प्रयोग होता है, V1 या V5। तो आप पीछे वाला देख लीजिए जाकर के, मैंने जो लिखा रखा है वहाँ पे कहाँ पे V1 और कहाँ पे V5 लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जैसे लगेगा, यहाँ पे जैसे ऑप्शन में रहेगा गो, गोज, जैसे गोइंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो मैंने बता रखा है पहले सिंपल प्रेजेंट में किस सब्जेक्ट के कौन से वर्ब लगते हैं। तो यहाँ पर ही मैंने जो बता रखा है, ही के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, इसीलिए हमें देखना है कि इनमें फिफ्थ फॉर्म कौन सा है। तो फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे गोज है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। चलिए ये जो है सो दो बता दिए, एक बचे हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अभी कंप्लीट करता हूँ। तीसरा ये है कि अगर दो काम फ्यूचर में होता है, इफ टू एक्शंस transpire in the future time, expressing conditions, then we use simple present tense for the conditional clause and simple future is used for the principal clause। यहां पर मैंने लिख रखा है इफ टू एक्शंस ट्रांसपायर इन द फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग कंडीशंस, देन वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर द कंडीशनल क्लॉज एंड सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड फॉर द प्रिंसिपल क्लॉज। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में अगर दो काम होते हैं और दो के बीच में अगर शर्त का बोध हो रहा है, तो हम जो शर्त सूचक यानी कंडीशनल क्लॉज होंगे उसके लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा जो मेन क्लॉज, उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। साधारण अर्थ में अगर समझना है तो मैं बता दूं कि जैसे कुछ शब्द है जो कंडीशनल क्लॉज के लिए आवश्यक होता है समझना, जैसे इससे जैसे इफ है, इन केस है, अनलेस है, टिल है, अनटिल है, या फिर कह सकते हैं एज सुन एज, या एज है, आफ्टर है, बिफोर है। ये शब्द है जिनका प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस को रेफर करने के लिए होता है। कहने का मतलब वो ये हो गया कि अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस में एक सेंटेंस में शैल विल लगा है और दूसरे सेंटेंस अगर खाली दे रखा है और दूसरे सेंटेंस अगर इनमें से किसी एक से स्टार्ट होता है, तो इनमें से किसी एक से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, जैसे इफ
ही यहाँ पर खाली स्थान दे दिया, टू पटना, यहाँ पर कॉमा है, और फिर दिया ही विल सी द गोलघर। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ इफ से जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है, यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है और यहाँ पे सेल विल लगा है। तो हमें यहाँ इससे पता चल जाएगा कि अगर दूसरे वाक्य में, अगर एक वाक्य में सेल विल लगा है, दूसरे वाक्य खाली है, तो दूसरे वाक्य अगर खाली है, इनमें से किसी एक से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे वाक्य के जो वर्ब होंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब होंगे, V1 या V5। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे विजिट, विजिट्स हो सकता है ऑप्शन में, विजिटिंग हो जाएगा, विजिटेड हो सकता है। तो ऐसे ऑप्शन रहेंगे, हमें यहीं पे पता चल जाएगा कि अगर एक सेंटेंस में सेल विल लगा है, अगर दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है जिसमें इसमें इनमें से कोई एक है शुरू में जो कंडीशन को रेफर कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसलिए हमें पता है कि ही के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। तो हमें देखना है कि इसमें पांचवा रूप कौन सा है। तो पांचवा रूप में एस या एस लगा होता है, तो बी में एस या एस लगा, इसलिए फिफ्थ फॉर्म है और इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। तो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रयोग आज अच्छी तरह से बता दिया हूँ, जिसमें मैंने सारी चीज़ को एक्सप्लेन करा है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है दोबारा जाकर देख लीजिए वीडियो। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अब मैं उस क्वेश्चन का जवाब अगले वीडियो में दूंगा। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, जिसे आप लोगों को बनाकर कमेंट सेक्शन का माध्यम से मुझे बताना है कि इसमें होगा क्या। जैसे अनलेस he hard he will not succeed। ये क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से बताइए कि ऑप्शन कौन सा होगा, इसका आंसर कौन सा होगा। जैसे वर्क्स, वर्कड और वर्किंग। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कौन सा होगा, ये जो बच्चे देखेंगे वो मुझे बताएं कि इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। और अगले टाइम में आऊँगा तो जो टेंस का अगला पार्ट है वो अगले प्रेजेंट के जितने भी पार्ट्स हैं अगले वीडियो में कंप्लीट कर ही दूंगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये वीडियो पूरा देखिए। अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन से बताइए और मैं अगले वीडियो में आऊँगा तो उसको कैलकुलेट करके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड share this video with your friends who want to score good marks in the examination, not only in Bihar board, in any competitive examinations, those who are looking forward to achieving and securing good marks in any examination. Thank you very much for watching.